हाय गुड मॉर्निंग। अब देखिए हम लोग इन्फ्लेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो एमकॉम सेमेस्टर 3 वाले के लिए है। जो कल स्टूडेंट लोग हमसे पूछे थे कि सर इलस्ट्रेशन नंबर 6 करवा दीजिएगा यूट्यूब पे, इसलिए आज मैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 करवा रहा हूँ। ये है आपको यहाँ पे होगा इलस्ट्रेशन नंबर इन्फ्लेशन का इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। आप लोग अच्छे से देखिए क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम भी होने वाला है, इसलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे बोला इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला है। पहले मैं एक स्क्रीनशॉट आप लोग को दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग जिनके पास बुक नहीं होंगे उनको भी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 6 है जो शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक ना। नीचे क्या लिखा है, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट अंडर सीपीपी मेथड, ठीक है, प्रिपेयर अंडर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेशन कैसे करनी है वो ज़रा समझिए। ये भी थोड़ा क्वेश्चन बड़ा सा है लेकिन बड़ा देख करके हम लोग को डरना नहीं है। आपको पहले क्वेश्चन स्टडीज करके मैं बता रहा हूँ। कहता है द इनकम स्टेटमेंट ऑफ अनुराग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 प्रिपेयर अंडर कन्वेंशनल अकाउंटिंग इज एज अंडर प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट अंडर सीपीपी मेथड, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ बोला नहीं है। अब देखिए यहाँ पर किस मेथड का यूज कर रही है, लीफो या फीफो, वो नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग ये मान कर चलेंगे कि कंपनी फीफो मेथड का यूज कर रही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इनकम स्टेटमेंट का एक हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे कुछ सोचेंगे। ठीक है सर, बता दो हमको इनकम स्टेटमेंट। तो देखिए इनकम स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो इस तरह कुछ करके हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट, पार्टिकुलर्स, इनकम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनकम स्टेटमेंट ऑफ अनुराग लिमिटेड, इनकम स्टेटमेंट ऑफ अनुराग लिमिटेड। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा सेल्स जो भी होगा, इसमें से मैं लेस कर दूँगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर दे रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये हो जाएंगे। तो यहाँ जो कहलाएगा ये आपको कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब मैं इसमें से लेस करूँगा लेस एक्सपेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो कन्वर्सन करनी है हम लोगों को, तो क्या यहाँ पर देखना है हम लोगों को, जब भी कन्वर्सन होगा तो ओपनिंग स्टॉक ऑन द बेसिस ओपनिंग के हिसाब से होती है, क्लोजिंग स्टॉक ये फीफो या लिफो मेथड है उसके बेसिस पे हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी रेवेन्यू आइटम होगा चाहे वो एक्सपेंस हो या इनकम हो, उसको हम लोग एवरेज का मेथड पे कन्वर्सन करते हैं। मैं यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ नोट्स में, यहाँ पे नोट्स होगा, नोट्स में ठीक ना, ऑल
रेवेन्यू आइटम किस बेसिस पे होगा? एवरेज प्राइस इंडेक्स मेथड होगा। अक्सर रेवेन्यू ही आइटम होता है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? जो करेंट ईयर से रिलेटेड है। ओपनिंग तो आप जानते ही हैं, ओपनिंग स्टॉक को हम लोग ओपनिंग यानी कि प्रीवियस ईयर का जो इंडेक्सेशन होता है प्रीवियस ईयर से करते हैं। क्लोजिंग और लीफो और फीफो है, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि या तो ये मेथड लीफो है या फीफो है, उस पे डिपेंड ये करेगा आपको। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे। अब देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे सेल्स का। देखिए दिया हुआ है आपको, सेल्स कितना दिया हुआ वो देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में सेल्स आपको 12 लाख दिया हुआ है, ठीक ना? तो 12 लाख दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 12 लाख इंटू एवरेज। देखिए कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एवरेज इंडेक्सेशन 150 दिया हुआ है, ठीक ना? और ये दिया हुआ है आपको मार्च का दिया हुआ 2 लाख 200। तो 200 अब बट्टे 150, चूँकि करेंट ईयर ऊपर हमेशा जाता है, तो होगा 4/3। तो 4 दिया 12, 4 चौका 16 लाख ये हो गया। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है? अब मैं निकालूंगा अब मैं कैलकुलेशन करूंगा क्लोजिंग स्टॉक का। इसको मैं मिटा रहा हूं ताकि स्पेस बचेगा। एकदम आराम से निकालिए क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? कंप्यूटेशन ऑफ COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, उसमें हम लोग ऐड करते हैं परचेज और हम लोग लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है? तो आप देखेंगे ओपनिंग स्टॉक आपको कितना दिया हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 1,20,000। तो 1,20,000 यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, यहाँ लिखूँगा 1,00,000 2 3 4 इंटू ओपनिंग। देखिए कितना था, प्रीवियस ईयर का 100 है, करेंट 200। इसको मैं लिखूँगा 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ये होगा 2,40,000, ठीक है? 2,40,000 होगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ वो नहीं लिख करके मैं ये लिख दिया हूँ, डबल कर दिया हूँ, चूँकि 200/100 में करता, तो उसके जगह मैं लिख दिया हूँ 2। उसके बाद देखिए परचेज कितना दिया वो देखिए। ये परचेज रेवेन्यू आइटम है, इसलिए 400 कितना होगा, कितना दिया हुआ है? देखिए एवरेज दिया है इतना और करेंट दिया है 200, 200/150, यानी कि परचेज का वैल्यू कितना दिया? परचेज 8,28,000 है, परचेज 8,28,000 है। 8,28,000 इंटू 4/3 मैं कर दे रहा हूँ, चूँकि 200/200 ये जब मैं लिखूँगा तो परचेज का वैल्यू कितना होगा वो देखिए कन्वर्सन करके, आप कन्वर्ट करके देखिए कितना हो रहा परचेज का, 11,04,000। 11,04,000। अब मैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालूंगा। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकला वो देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में देखिए अंडर फीफो मेथड,
यूजिंग फीफो मेथड। तो फीफो का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया होगा पहले बिक गया। तो देखिए आपको ओपनिंग स्टॉक, पहले देखिए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है, आपको क्लोजिंग स्टॉक फॉर दिया हुआ है 1,08,000 दिया हुआ है। ये क्लोजिंग स्टॉक 1,08,000 है। क्लोजिंग स्टॉक 1,08,000 है। खुद सोचिए, पहले जो आया होगा पहले बिक गया होगा, इसका मतलब 1,20,000 और परचेज आपने क्या 8,28,000 के, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक 1,28,000 बचा हुआ है, 1,08,000 बचा हुआ है, 1,08,000 था कि 28 था, देख लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक आपको है क्लोजिंग स्टॉक है 1,08,000। इसका मतलब टोटल के टोटल परचेज से ही बिका होगा, क्योंकि पहले आया पहले गया। खुद सोचिए 1,20,000 का आपने स्टॉक परचेज किया, स्टॉक था ओपनिंग, परचेज किया 8,28,000 का, तो टोटल आपको होना चाहिए 9,48,000 का माल, जिसमें कि आपको 1,08,000 ही बचा है। इसका तो सारा के सारा बेच दिए, कौन, ओपनिंग स्टॉक बेच दिए, उसके बाद कुछ परचेज से भी बेचे और परचेज का ही कुछ बच गया होगा। ठीक है, हाँ सर समझ गया मैंने। इसका मतलब परचेज को जिससे कन्वर्सन किए उससे इसको भी कन्वर्सन कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4/3, 4/3 होगा तो कितना हो जाएगा 1,44,000, 1,44,000। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1,44,000। अब ऐड लेस कीजिए, 2,40,000 में ऐड करूँगे 11 तो 13,44,000, 13,44 में से 1,44,000 चला गया तो ये बच गया 12 लाख। यही आपको निकल कर आ गया COGS। कुछ थोड़ू ना है क्वेश्चन में, ये तो वाटर की समान है, सिर्फ हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक के ही बारे में समझना रहता है। हाँ सर सही बोले। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, ये निकल गया तो तब तो समझिए ये क्वेश्चन आपको वाटर की तरह बन गया। हाँ सर अब तो मुझे भी पता चला, इसको मैं लेस कर दूंगा, ये आ गया आपको 4 लाख आ गया। अब थोड़ू ना कुछ करना है, एक्सपेंस हम लोग तो बचपन से पढ़ते पढ़ते पक चुके हैं, इनकम और एक्सपेंस। कॉमर्स में क्या है, इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स और लायबिलिटी, ये 4 चीज़ को तो सुनते सुनते सर हम लोग को भी कान भर गया। इसलिए आप एक्सपेंस के नेम भी मत लेना मेरे सामने में सर, नहीं तो मैं और पक जाऊंगा। ठीक है भाई, ठीक है, मैं एक्सपेंस का नेम ही नहीं लूँगा, मैं सिर्फ आइटम का नेम बोलूँगा। ठीक है, तो देखिए आपको एक्सपेंस में क्या है, सैलरी है, अदर एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। तो मैं पहले लिख ले रहा हूँ सैलरी एंड वेजेज, सैलरी एंड वेजेज। उसके बाद है अदर एक्सपेंस, ठीक ना। उसके बाद शायद आपको लिखा हुआ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। उसके बाद आपको शायद दिया हुआ है इंटरेस्ट दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए मैं लिखूंगा नो चेंज। ओ माय गॉड सर, इसको पहले ही नो चेंज क्यों लिख दिए, मैं बता रहा हूँ, सब्र कीजिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए इंटरेस्ट जब भी पेमेंट हुआ होगा तो लास्ट में हुआ होगा 31 मार्च, मान कर चलिए अगर 1 अप्रैल को आपने डिबेंचर लिया तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट निकाले होंगे, तो ये तो करेंट का ही आइटम है ना, तो इसलिए क्यों मैं इसको कन्वर्सन करूँगा। हाँ सर अब मुझे समझ में आया, पहले से दिक्कतें थी। चलिए अच्छी बातें समझ गए ना। तो इंटरेस्ट आपको 6,000 दिया हुआ, मैं इसको पहले ही लिख दे रहा हूँ। सर डेप्रिसिएशन को मैं किस चीज़ से कन्वर्सन करूँगा। हाँ ये तो एक मज़े की बात बोले और अच्छा क्वेश्चन, इसमें दम है। तो देखिए डेप्रिसिएशन को जब भी कन्वर्सन करेंगे तो बिल्डिंग का जो कन्वर्सन का रेट होगा, मतलब जिस टाइम आप बिल्डिंग परचेज किए होंगे उस टाइम जो कन्वर्सन का रेट होगा उससे डेप्रिसिएशन करेंगे। तो देखिए बिल्डिंग के बारे में कुछ बोला होगा, कहता है ये यहाँ तक तो है आपको डेप्रिसिएशन बिल्डिंग डिविडेंड, कहता है जनरल प्राइस
इंडेक्स नंबर दिया है, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड आर पेड ऑन 31 मार्च, देखिए लिख भी दिया है, बिल्डिंग वाज परचेज 2018-19 व्हेन द जनरल प्राइस इंडेक्स वाज 50। ओ माय गॉड, ये तो दे दिया क्वेश्चन में, हाँ एकदम दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको ईच एंड एवरी जगह दिया रहेगा कि आपने जिस समय बिल्डिंग परचेज किए होंगे उस समय जनरल प्राइस इंडेक्स कितना था वो आपको गिवन रहेगा, यहाँ पे सोचना नहीं। ठीक है सर, तो यहाँ का था 50, तो देखेंगे आपको डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना गिवन है, आपको डेप्रिसिएशन, पहले मैं अमाउंट लिख ही दे रहा हूँ, नहीं तो बार बार मुझे देखना पड़ता है। तो देखिए आपको दिया हुआ है सैलरी एंड वेजेज 1,50,000, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1,50,000, ठीक है। उसके बाद है आपको अदर एक्सपेंसेज है 60,000 दिया हुआ, ये आपको 60,000 है, ठीक है। सर थोड़ा बड़ा लिखना मुझे नहीं, अच्छी बात है, मैं बड़ा ही लिखूँगा, क्योंकि बच्चे तो एक भगवान का रूप होते हैं, उनका तो बात मुझे मानना ही पड़ेगा हर हाल में, अगर नहीं मानता हूँ तो ये तो मेरा गलती होगी सरासर, बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी होगा, ठीक है। तो देखिए 50 कहता है, तो 200 में 50 लिखूँगा, इसको क्या मैं 4 से लिख दूँ, या मैं यहाँ पर दे ही दे रहा हूँ 200/50, ये 4 गुना हुआ 12 चौक 48, ये 48,000 हो गया, ये 48,000 हुआ, ठीक है। अदर एक्सपेंसेज में क्या होगा, ये सब रेवेन्यू आइटम है, तो रेवेन्यू में कितना हो रहा है 4/3 हो रहा है, 4/3, तो ये कितना होगा 3×6 20 चौक 80,000, ये हो जाएंगे 80,000। उसके बाद वेजेज भी रेवेन्यू आइटम है, 4/3 इज इक्वल टू कितना होगा 5 या 15 5 चौक 20,000 हो जाएंगे। ओ माय गॉड, इतना सिंपल है सर, डिविडेंड नहीं लिखे, मैं लिखूंगा डिविडेंड, हम लोग नालायक थोड़ू ना है कि कोई भी आइटम को कहीं भी डाल दूंगा, मैंने शायद पढ़ाया होगा, यदि मेरे क्लास आप देखे होंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो मैंने बताया था कि अगर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंपनी कोई बनाती है, पीएल अप्रोप्रिएशन, तो वहाँ पे कौन कौन सा आइटम जाता है, तो ओनली ऑनर से रिलेटेड जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर होता है, ऑनर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर बोले तो जैसे ट्रांसफर टू जेंडर ईयर, डिविडेंड पेड, बोनस पेड, एटीसी आइटम जाता है, तो ये अप्रोप्रिएशन के आइटम है। यहाँ मैं जब एक्सपेंस को लेस करता हूँ तो ये तो नेट प्रॉफिट का लाएगा ना, हाँ सर आप तो सही बोले, हाँ तो सही जब बोले तो यहाँ से पहले मैं लेस कर लूँगा, उसके बाद उसको मैं ऐड करूँगा, हाँ सर वही करो। तो देखिए यहाँ पे जब मैं लिखूँगा कितना होगा 20 और 80, 1,48,000 अच्छे 1,54,000, 1,54,000, 154 इसमें से मैं लेस करूँगा तो कितना होगा 2,46,000 होगा। लेस करके देखिए तो कितना हो रहा है, लेस करने के बाद 3,34 हो रहा है ना, 2,80,000, और सॉरी ओ माय गॉड ये 1.5 लाख था, मैंने इसको ये समझ रखा, तो ये हो जाएगा 2 लाख, 2 3 4 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 लाख और 48,000, ठीक है, और 8,000, ठीक है, तो 280 48 54 हो जाएगा ये, तो 280 और 54 यानी कि 3,34,000, 3 लाख यहाँ पर लिखेंगे 3,34,000, ठीक है, तो ये लेस होगा तो 66,000 यहाँ पे बचेंगे। एक कहता है कि सर आपसे भी गलतियाँ हो जाती है, क्यों नहीं होगा, अरे मैं भी तो इंसान हूँ, मैं थोड़ू ना कोई गॉड हूँ, आप लोग के ही तरह मैं भी स्टडीज़ किया हूँ, मैं भी पढ़ाई किया हूँ, तब मैं आज क्वेश्चन आप लोग के सामने बना रहा हूँ। हाँ सर ये तो बात सही बोल रहे हो, और बच्चे मैं बताता हूँ, मैं तो टीचर हूँ, मुझसे गलतियाँ और ज़्यादा होंगे, क्योंकि गुरु तो गुरु होते रह जाते हैं और चेला चिन्नी बन जाते हैं, हमसे ज़्यादा जानकार आप लोग हैं। हाँ सर ये तो बात टके की बोल रहे हो सर, ठीक है। तो आप देखेंगे इसको मैं बोलूँगा नेट प्रॉफिट, ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट। अब इसमें से मैं लेस कर दूंगा, लेस डिविडेंड, तो देखिए डिविडेंड कितना दिया हुआ है, कहता है बिल्डिंग इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आर पेड ऑन 31 मार्च, डिविडेंड आपको दिया हुआ था 80,000, ठीक ना, तो 80,000 में इसमें से लेस कर दूंगा। ओ माय गॉड सर ये तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो गया, एकदम कोई बात नहीं है, कंपनी में तो प्रॉफिट और लॉस होते ही रहता है।
आज लॉस हुआ तो कल कंपनी तो प्रॉफिट अर्निंग ही कर लेगा, लेकिन हम लोग पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आज छूट गया तो फिर एग्ज़ाम हमेशा के लिए छूट जाएगा। इसी को मैं बोलूँगा एरोशन इन रिटेन अर्निंग, एरोशन इन रिटेन अर्निंग। ओ माय गॉड, कितना मज़ेदार क्वेश्चन था। हाँ, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आज की क्लास मेरा यहीं तक एंड हो रही है और आप लोग अच्छे से वॉच करेंगे, ठीक है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। फिर नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा मैं, आप लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है।